हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस सीरीज़ का लेक्चर 37 पढ़ेंगे, जिसमें हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए इन सभी एग्जाम्स में बेनिफिट देगी, तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वेंशनल, बोले तो परंपरागत तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको इस्तेमाल करने के बाद रिफॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी कि एक लंबा समय लग जाता है, ये इस तरीके का एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, जब भी हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो इसका मतलब है रॉक ऑयल, यानी कि जो रॉक्स की लेयर्स हैं उनके बीच में पाए जाने वाला थिक ब्लैक लिक्विड फॉर्म में जो ऑयल है उसी को हम पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम की जो रॉ फॉर्म होती है उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, जो कि ऑफशोर या फिर कोस्टल एरियाज से इसको ड्रिल करके निकाला जाता है। वर्ल्ड में जो मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें देखिए ईरान, इराक, सऊदी अरब एंड कतर आते हैं। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है पेट्रोलियम को इस्तेमाल करने का कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से टैंकर्स की सहायता से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नेचुरल गैस भी एक इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जिसको ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। देखिए, जब हम क्रूड ऑयल को सरफेस पर लाते हैं तो वहाँ से जो गैस रिलीज होती है उसी को हम नेचुरल गैस बोलते हैं। पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा सघन यानी कि कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट लिक्विड फ्यूल होता है, जिसको बाई रोड, बाई एयर एंड बाई वाटर आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जो प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वहाँ से कंज्यूमिंग एरियाज़ तक आसानी से इसको टैंकर्स की सहायता से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और ज़्यादा सुविधा के लिए और ज़्यादा आसानी के लिए मोर कन्वीनियंटली, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली इसको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस नेटवर्क को, पाइपलाइन के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। देखिए, जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत ही कम मात्रा में स्मोक और ऐश छोड़ता है एज़ कम्पेयर टू दी कोल। जब हम कोल को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, जो कि जिससे एयर पॉल्यूशन फैलता है। और देखिए, इसको लास्ट ड्रॉप तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट प्रोवाइड करता है, और ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एल्गी प्लांट्स जो कि शैलो सीज में रहते थे, उनके मरने के बाद ये सी फ्लोर के ऊपर सिंक कर गए और ये ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिक्स हो गए और कुछ अन्य सेडिमेंट्स के साथ इनको बरीड कर दिया गया, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के एक लंबे समय के प्रोसेस में अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये जो रिमेन्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, ये एक ऐसे मटेरियल में फॉर्म हुए जिसको आज हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। देखिए, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये सब फॉसिल फ्यूल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं जिनकी फॉर्मेशन इन्हीं सिमिलर कंडीशंस में हुई है। ठीक है, आज जो पेट्रोलियम है ये वास्ट अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स में पाया जाता है, जो कि पहले कभी एंशियंट सीज जहाँ पर लोकेटेड थे वहाँ पर ये पाया जाता है। ये लैंड के नीचे भी हो सकता है और ओशन फ्लोर के नीचे भी हो सकता है। इनको जिएंट ड्रिलिंग मशीन्स के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो क्रूड ऑयल है ये ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन कलर का होता है जनरली, बट ये डिफरेंट कलर्स में भी हो सकता है, येलोइश भी हो सकता है, रेडिश भी हो सकता है, और ये ग्रीनिश भी हो सकता है। जो ये कलर्स की जो वेरिएशंस हैं ये डिस्टिंक्ट केमिकल कॉम्पोजिशंस इन क्रूड ऑयल में पाई जाते हैं, इस चीज़ को ये इंडिकेट करती है। पेट्रोलियम के अंदर कुछ मेटल्स या फिर सल्फ़र पाए जाते हैं जो कि इम्प्योरिटीज़ को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम गैसोलीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया जाता है और जिसको हम प्रति दिनचर्या की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल टायर्स बनाने के लिए, रेफ्रिजरेटर्स, लाइफ जैकेट्स एंड एनेस्थेटिक्स बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम गैसोलीन को ही ले लेते हैं, जब इनको जलाया जाता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए तो ये बहुत ही टॉक्सिक गैसेज और हाई अमाउंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करते हैं। हालांकि कार्बन तो देखिए हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, बट जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको जब जलाते हैं तो ये क्लाइमेट को भी बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट करते हैं।
जो क्रूड ऑयल है ये मेनली हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है। हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही पता चल रहा है, यानी हाइड्रोजन प्लस में कार्बन का बना होता है। हाइड्रोजन की इसमें 13% बाई वेट मात्रा होती है और कार्बन इसमें 85% पाया जाता है। टोटल 98% हो गया। जो 2% बचा उसमें 0.5% तो नाइट्रोजन, 0.5% सल्फ़र और 1% ऑक्सीजन पाया जाता है। हालांकि बहुत ही कम मात्रा में 0.1% के आसपास इसमें आयरन, निकल एंड कॉपर भी पाया जाता है इन हाइड्रोकार्बन्स में। जो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एल्गी, प्लांट्स एंड प्लैंकटन की कॉम्पोजिशन की वजह से हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, इनमें हाई अमाउंट में हीट और प्रेशर के अंदर ये जो हाइड्रोकार्बन्स और क्रूड ऑयल्स हैं इनमें वेरिएशंस आए, और ये जो वेरिएशन है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट पेट्रोलियम कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जो लाइट ऑयल्स होते हैं इनमें लगभग 97% हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, बट जो हैवियर ऑयल्स होते हैं और जो बिटुमेंस होते हैं उनमें लगभग केवल 50% हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उनमें अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। और देखिए जब ये पाए जाते हैं तो उस क्रूड ऑयल को अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिफ़ाइन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑयल को हम मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? कि जहाँ वो जियोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे इसको ड्रिल किया गया है, दूसरा इसमें सल्फ़र कंटेंट कितना है, और तीसरा इसकी एपीआई ग्रेविटी कितनी है। एपीआई ग्रेविटी बोले तो ये एक डेंसिटी को मेजर करने का तरीका है। ठीक है, देखिए ऑयल हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड इसको ड्रिल किया जाता है, बट 3 प्राइमरी सोर्सेज हैं क्रूड ऑयल की रैंकिंग को और प्राइसिंग फिक्स करने के लिए। ब्रेंट क्रूड जो कि यूरोपियन रीजन में है, स्कॉटलैंड और जो हमारा नॉर्वे है उनके बीच में 15 डिफरेंट लोकेशंस में है ये नॉर्थ सी में। इसके अलावा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है। इसके अलावा दुबई एंड ओमान। ठीक है, देखिए हम ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो ये एक मिक्सचर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में नॉर्थ सी के अंदर 15 डिफरेंट लोकेशन से इसको प्राप्त किया जाता है। इसके बाद पूरे यूरोप को इस यहाँ से सप्लाई की जाती है पेट्रोलियम की। ठीक है, आप मैप के माध्यम से समझिए। ये जो हमारा स्कॉटलैंड है ये ब्रिटेन या यूके के अंडर आता है। इसके अलावा ये रहा हमारा नॉर्वे। इनके बीच में जो नॉर्थ सी है यहाँ पर 15 डिफरेंट लोकेशन से इसको प्राप्त किया जाता है। उसके बाद ऑल ओवर यूरोप यहाँ से सप्लाई कर दिया जाता है। अगर हम वेस्ट टेक्सास की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका के अंडर है। नॉर्थ अमेरिका में ये देखिए ये पूरा टेक्सास वाला रीजन है। इसमें देखिए नॉर्थ टेक्सास, साउथ टेक्सास, ईस्ट टेक्सास, सेंट्रल टेक्सास एंड वेस्ट टेक्सास, ये सब टेक्सास के को डिवाइड किया हुआ है। तो ये वेस्ट टेक्सास वाला रीजन ये वाला है। ठीक है, अगर हम ओमान एंड दुबई की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा यूएई कंट्री है, उसके अंदर दुबई, और ये रहा उसके पास में एक कंट्री ओमान। तो यहाँ पे भी क्रूड ऑयल पाया जाता है। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात करें WTI तो ये बहुत ही हल्का होता है, हल्का ऑयल है। ठीक है, जो कि US स्टेट ऑफ टेक्सास में प्रोड्यूस किया जाता है। ये मीठा होता है और बहुत ज़्यादा लाइट होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का ये ऑयल है। ठीक है, जिससे पूरे नॉर्थ अमेरिका को ऑयल की सप्लाई की जाती है। अगर हम दुबई क्रूड की बात करें तो इसको फतेह या फिर दुबई ओमान क्रूड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हल्का है और शोर है यानी खट्टा है, जो कि दुबई जो कि यूएई का पार्ट है वहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि इसका एक पास वाला कंट्री है ओमान, वहाँ भी रिसेंटली ऑयल को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया गया है। ऑयल जो दुबई और ओमान क्रूड्स हैं इनको रेफरेंस पॉइंट लिया गया है पर्शियन गल्फ ऑयल्स की प्राइसिंग फिक्स करने के लिए, और उसके बाद पूरे एशिया में इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। देखिए ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें लगभग 12 मेंबर्स हैं, जो कि अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई एंड वेनेजुएला। देखिए आप मैप के माध्यम से समझिए। ये साउथ अमेरिका के 2 कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा देखिए ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जिनके मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखाई चुका हूँ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, 12 कंट्रीज़।
अगर इनके क्लासिफिकेशन में हम आगे देखें सल्फ़र कंटेंट के हिसाब से, तो देखिए जिस भी क्रूड ऑयल में सल्फ़र कंटेंट पाया जाता है उसको इम्प्योर माना जाता है। ठीक है, देखिए रिफाइनिंग की प्रोसेस के दौरान ये जंग लगा देता है। ठीक है, ऐसा पेट्रोलियम जिसमें 0.5% से ज़्यादा सल्फ़र कंटेंट पाया जाता है उसको सोर ऑयल माना जाता है, और ऐसा पेट्रोलियम जिसमें 0.5% से कम सल्फ़र कंटेंट पाया जाता है उसको स्वीट माना जाता है। जो स्वीट ऑयल है इसको यूजुअली ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू दी सोर, क्योंकि इसमें बहुत ही कम जो हमारे इम्प्योरिटीज़ वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, और इनको रिफाइनिंग करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, और ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही कम हार्मफुल होते हैं। इसी क्लासिफिकेशन में अगर हम एपीआई ग्रेविटी की बात करें तो ये अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, एपीआई, जो कि एक ट्रेड एसोसिएशन है बिजनेस करने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, इसने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, ऑयल एंड गैस रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल गॉजेज हैं, पंप्स हैं, ड्रिलिंग मशीनरी है। जो एपीआई है जिसने बहुत सारी मेजरमेंट यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया हुआ है। जो एपीआई यूनिट है ये बोर होल के दौरान यानी शाफ्ट ड्रिल किया जाता है ग्राउंड के अंदर, गामा रेडिएशंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। जो एपीआई ग्रेविटी है ये एक डेंसिटी को मेजर करने का तरीका है एज कम्पेयर टू दी वाटर। ठीक है, ऐसा पेट्रोलियम लिक्विड जिसकी एपीआई ग्रेविटी ग्रेटर दैन 10 है उसको हल्का माना जाता है और वो पानी के ऊपर तैर सकता है, और ऐसा पेट्रोलियम जिसकी ग्रेविटी लेस देन 10 है उसको हैवी माना जाता है और ये पानी में सिंक कर जाता है। ठीक है, लाइट ऑयल्स को प्रीफर किया जाता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। जो हैवियर ऑयल्स होते हैं उनमें मेटल्स या फिर सल्फ़र कंटेंट पाया जाता है जिनको रिफाइनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडिया की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री भी है। ठीक है, ये इस इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एनर्जी डिमांड से डायरेक्टली रिलेट है, इसलिए ऑयल एंड गैस की जो इस फील्ड में इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं और इस सेक्टर को और ज़्यादा कंड्यूसिव बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ को अपनाया है इन डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया है इन डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड रिफाइनरीज। ठीक है, आज डोमेस्टिक और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है दोनों ने अट्रैक्ट किया है, दोनों को अट्रैक्ट किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एंड कैन इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल एंड नेचुरल गैस का। ठीक है, देखिए गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री में 16,000 किलोमीटर तक फैला दिया गया है 2019 तक। डीपीआईआईटी के द्वारा यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा एक डाटा रिलीज़ किया गया, उसके द्वारा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो सेक्टर है उसने एफडीआई को लगभग $7 बिलियन तक अट्रैक्ट किया है अप्रैल 2020 से मार्च 2019 के बीच में। ठीक है, कुछ मेजर इनिशिएटिव्स जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है 2023 तक 5,000 सीबीजी प्लांट्स इंस्टॉल करने की, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट्स इंस्टॉल करने की। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि 70,000 करोड़ लगभग $10 बिलियन जो गैस पाइपलाइन नेटवर्क है इसको ऑल ओवर कंट्री एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, सितंबर 2018 तक इंडियन गवर्नमेंट ने जो फिस्कल इंसेंटिव्स को अप्रूवल दे दिया था इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए और इस एरिया को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात करते हैं ISPR की, तो ये एक एमरजेंसी फ्यूल स्टोर होता है। इसमें इंडिया में लगभग 5.33 MMT का यानी मिलियन मीट्रिक टन्स का स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल की स्टोरेज है जो लगभग 10 दिनों तक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको इंडियन स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा
मेंटेन किया जाता है। ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेजेज हैं ये इंडिया में मेनली अभी 3 हैं। मैंगलोर है जो कि कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, और पादूर उडुपी के पास में जो कि कर्नाटक में ही है। देखिए आप इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए फेज़ 1 के अंडर इंडिया के पास 5.33 MMT के 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। कौन कौन से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं? कौन कौन से? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मैंगलोर कर्नाटक में, पादूर कर्नाटक में। ठीक है, और देखिए ये 2 और खोले जाएंगे अभी, उड़ीसा के चांदीखोल में और कर्नाटक के पादूर में ही। ठीक है, तो 3 ये एग्जिस्टिंग ये हैं। विशाखापट्टनम की अगर हम कैपेसिटी देखें तो 1.33 MMT की है, और मैंगलोर की देखें तो 1.5 MMT की है, और पादूर की 2.5 MMT की है। पादूर की सबसे ज़्यादा है। और जो अपकमिंग, जिसको अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, जिसमें 2 और खोले जाएंगे, 4 MMT का एक तो खोला जाएगा चांदीखोल उड़ीसा में, और एक 2.5 MMT का यानी 2.5 MMT का पादूर में खोला जाएगा कर्नाटक में। देखिए ये जितनी भी लोकेशंस हैं हमारी ISPR की, ये ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पे लोकेटेड हैं, क्योंकि यहाँ से ये रिफाइनरीज के लिए आसानी से एक्सेसिबल हैं। ठीक है, रिसेंटली मैंने आपको बताया सेकंड फेज़ के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया है। इसमें 2 एडिशनल कॉमर्शियल क्यूम स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज़ के 2 स्टोरेज कैप यानी 6.5 MMT के स्टोरेज कैपेसिटी के ये पेट्रोलियम रिजर्व्स खोले जाएंगे, जो कि चांदीखोल में उड़ीसा में होगा 4 MMT का, और कर्नाटक के पादूर में होगा 2.5 MMT का, जो कि जुलाई 2021 में इसको अनाउंस किया गया था। इसको PPP मोड के अंडर रखा जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।